हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू, योर वैल्यू मेंटर बेटा। एंड आज वैसे बहुत सारे बच्चे जो है यूट्यूब में मैसेज कर रहे थे मुझे कि सर किन किन सब्जेक्ट में हम एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, को रिलेट करेंगे बेटा आपके एडवांस सब्जेक्ट को आपके मदर सब्जेक्ट के साथ। मैं आपको बता दूं, सीजीपीएससी 2000 सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम हुई थी 2019 में, 2019 में बेटा एक लिस्ट दिया गया है जिसमें अलाइड सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है उनके मदर सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था आपको कि मेरा जो पीजी है वो बायोकेमिस्ट्री में है, मगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में अभी कार्यरत हूं दुर्ग साइंस कॉलेज में। तो भाई मैंने जो चीजें फेस की है और आपके अलाइड सब्जेक्ट में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम होती है, तो यदि आपको लगता है कि नहीं यार नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होनी चाहिए उसमें हम एग्जाम दिलाएं, तो आपके लिए कुछ ऑप्शंस हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा, किन सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए पात्र हैं। ठीक है, एलिजिबल क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी और क्या क्या उसके रोल होंगे मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैंने सीधा का सीधा सीजीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है बेटा वहीं से आपको डेटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसमें कोई भी फॉल्स कंडीशन नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन ने उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 48941114 2014 38 1 दिनांक, ठीक है, 2/13/2019 द्वारा अधिसूचना सह विषय के अभ्यर्थी संबंधित विषय के लिए सहायक प्राध्यापक 2019, और यही अपग्रेडेड रहेगा आगे चल के क्योंकि ये रूल बन चुकी है। मगर स विषय में नेट या फिर सीजी सेट या पीएचडी धारक अनिवार्य है। उसमें 2019 में पात्रता हेतु आवेदन कौन कर सकता है इसके लिए दिया हुआ है पूरे सब्जेक्ट बेटा हमारे पास। ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, आर्ट्स के सब्जेक्ट सब कुछ है। मैं एक ही पेज में हर एक सब्जेक्ट का लाया हूं, तो देखते चलेंगे। नंबर 1 में बेटा आपका बॉटनी। तो यार बॉटनी या वनस्पति शास्त्र में ये सभी लोग पात्र हैं, आप चाहें तो बॉटनी में दिला सकते हैं। एक है बेटा आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक दोनों में पात्र होते हैं, बॉटनी हो या जूलॉजी हो। बायोसाइंस, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जो कि मेरा सब्जेक्ट है ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस, जेनेटिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो गई, लाइफ साइंस हो गया, या फिर हो गया आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। इतने पूरे सब्जेक्ट वालों को हम कह देंगे बेटा अलाइड कह देंगे। क्या कह देंगे? अलाइड कह देंगे, सह विषय बोल देंगे। ये क्या कहलाएगा? सह विषय कहलाएगा। ठीक है, आप सभी पात्र हैं अपने मदर सब्जेक्ट में एग्जाम दिलाने के लिए जिसका नाम क्या है? बॉटनी है। सेकेंड नंबर पे हमारा जो सब्जेक्ट आता है बेटा वो है मैथमेटिक्स। या तो यार एमएससी में आपका मैथ्स होगा और आपने उसमें नेट और सेट क्वालिफाई किया होगा। यदि एडवांस की बात करूं तो एक तो हो गया आपका कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, स्टैटिक्स और मैथमेटिकल साइंस। इतने सारे सब्जेक्ट वाले मैथ्स में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिला सकते हैं, वो टोटली एलिजिबल हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप पात्र हैं बेटा, इसके लिए कोई केस वेस करने की जरूरत नहीं, आपका लिस्ट पहले से बना हुआ है। तीसरे नंबर पे आता है फिजिक्स। फिजिक्स में बेटा एक तो आपका अलाइड फिजिक्स आता है, एक आपका मटेरियल फिजिक्स आता है और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बंदे ने अपना ग्रेजुएशन किया है या फिर इंजीनियरिंग किया हुआ है, यदि उनकी मास्टर डिग्री है तो वो फिजिक्स में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिला सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये बात हो गई। उसके बाद में आता है बेटा नंबर 4 में जूलॉजी, जो कि मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था और मैंने इसी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिलाया। भले ही मुझे जूलॉजी की नॉलेज नहीं थी, मगर इस एग्जाम टाइम में मैंने इतना जूलॉजी पढ़ा है कि आज जूलॉजी में मेरा बहुत अच्छा कोर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। ठीक है, तो जूलॉजी में कौन कौन आते हैं बेटा? तो एक है तुम्हारा फिशरी, मत्स्य विज्ञान आता है, एक्वाकल्चर आता है, पर्यावरण विज्ञान मतलब इन्वायरमेंटल साइंस आते हैं, बायोकेमिस्ट्री जो कि मेरा सब्जेक्ट है वो आता है, लिम्नोलॉजी सरोवर विज्ञान, कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वाले दोनों में पात्र होते हैं। जीव विज्ञान बायोसाइंस हो गई, जेनेटिक्स हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस हो गई, और एक हो गया बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग। हालांकि ये दोनों में पात्र हैं, चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जूलॉजी हो। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स में भी आप एलिजिबल हैं, दिला सकते हैं एग्जाम। केमिस्ट्री की बात करेंगे बेटा, तो केमिस्ट्री में तो भाई बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है आपका अलाइड केमिस्ट्री,
एक आता है आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एक है बेटा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीन है ना भाई, भौतिक हो गया, कार्बनिक हो गया, अकार्बनिक हो गया, ये तो मेन उनके कोर है। साथ ही इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले भी इसमें पात्र होते हैं, और विश्लेषणात्मक रसायन जिसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं वो भी इसमें पात्र होंगे। एक है बेटा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कमर्शियल मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस, जिसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कमर्शियल मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस, MIC। तो आप भी पात्र हैं, जो कि बहुत ज्यादा एडवांस कोर्स में आता है। इनकी वैकेंसी तो आती ही नहीं कभी। तो वो बच्चे जिन्होंने इसमें MSc किया वो कहाँ जाएंगे, तो इसी में दिलाना पड़ेगा उनको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार जियोलॉजी की बात करते हैं। तो जियोलॉजी में बेटा एक आपका आ जाएगा अलाइड जियोलॉजी, ठीक है, पैलेंटोलॉजी जो कि जीवाश्म अध्ययन कराता है, जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस, और एक आता है रिमोट सेंसिंग आती है बेटा। ये सभी सब्जेक्ट वाले टोटली पात्र हैं जियोलॉजी में दिलाने के लिए, भूगर्भ शास्त्र में दिलाने के लिए। वाणिज्य या कॉमर्स में आता है, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो भाई अकाउंटेंसी हो गई, लेखांकन, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, MBA हो गया, ठीक है, लेखा प्रबंधन में अकाउंट मैनेजमेंट होगी, MBA ह्यूमन रिसोर्सेस आप भी एलिजिबल है, जो कि आपका एडवांस कोर्स आता है, आप भी टोटली पात्र है बेटा। भूगोल में दो सब्जेक्ट अलाइड है, एक है आपका समुद्र विज्ञान, ठीक है, और एक है आपका ओशेनोग्राफी कह सकते हैं, और एक मौसम विज्ञान है बेटा, मेटेरोलॉजी कह सकते हैं। तो ये लोग भी पात्र होते हैं। साथ में इकोनॉमिक्स की हम बात करें बेटा, तो MBE मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। अलाइड इकोनॉमिक्स भी पात्र होते हैं आपके 9th नंबर के अर्थशास्त्र में। हिंदी के लिए सिर्फ दो है बेटा, एक है आपका भाषा विज्ञान, ठीक है, लिंग्विस्टिक आ जाएगा, एक अनुवाद विज्ञान, ट्रांसलेशन साइंस, आप भी इसमें पात्र होते हैं। इतिहास की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा हिस्ट्री में आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। इन तीनों में यदि आपने अलग अलग PG किया होगा तो भी आप पात्र होते हैं इस कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो इतने सारे एडवांस कोर्सेज दिया हुआ है जिसके अलाइड सब्जेक्ट में डाला गया है। पॉलिटिकल साइंस में आता है बेटा लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स, आप तीनों जो है इसमें पात्र हैं। मनोविज्ञान की बात करेंगे तो भाई चिकित्सकीय मनोविज्ञान जैसे कि क्लिनिकल फिजियोलॉजी भी पात्र होते हैं। सोशियोलॉजी की बात करेंगे बेटा, सोशल वर्कर हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गई, ये दोनों पात्र होते हैं। संस्कृत वालों में योगा भी पात्र होता है। ये आपके अलाइड सब्जेक्ट्स की कैटेगरी हो गई। पात्रता क्या है मैं इसी में डाल दिया हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। सबसे मेन जो पात्रता होती है बेटी, वो आपके अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर मतलब आपका जो PG है उसमें कम से कम 55% आपके अंक होने चाहिए, ठीक है, 55% अंक होने चाहिए। और कैटेगरी के लिए छूट है मेरे ख्याल से 5% का छूट होता है, और 55% के साथ में प्लस आपको या तो नेट, या तो आपको सेट, या फिर आपको PhD होना चाहिए, और PhD वो भी 2009 के अनुसार जो PhD के रूल्स बनाए गए थे उसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के बाद अभ्यर्थी को UGC या CSE और नेट द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या UGC द्वारा संचालित मान्यता समतुल्य परीक्षा जैसे कि स्लेट या सेट उत्तीर्ण करना होगा, ठीक है। ये जो उपखंड क और ख है इसके अंतर्विष्ट किसी बात के हेतु के होते हुए भी ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा आयोग द्वारा PhD प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम 2009, ये देखना बहुत जरूरी है, 2009 के अनुसार PhD की उपाधि हो या जिन्हें प्रदान की गई हो को सहायक प्राध्यापक या उनके समतुल्य पद में भर्ती या नियुक्ति के लिए नेट, स्लेट या सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों को अनिवार्यता से छूट रहेगी। मतलब जिनका PhD है 2009 के अनुसार यदि आप टोटली फुलफिल कर रहे हैं तो आप पात्र हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को दिला सकते हैं, ठीक है। ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम जिसके लिए नेट, स्लेट या सेट एग्जाम आयोजित नहीं होता उसके लिए नेट, सेट की अनिवार्यता नहीं होती। मतलब आपके विषय में यदि नेट, सेट के एग्जाम नहीं होते
तो आप बिना नेट और सेट के उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मगर एक उदाहरण बता दूं कि भाई हमारे लाइफ साइंस में नेट और सेट के एग्जाम होते हैं, तो बिना नेट सेट के आप किसी भी एग्जाम को किसी भी एग्जाम में दिलाने के लिए पात्र नहीं होते। ठीक है, ये हो गई रूल की बात। इसमें जो अभ्यर्थी है बेटा जिनकी पीएचडी है उनके लिए कुछ बातें देख लो। वे अभ्यर्थी जो 11 जुलाई 2009 सहायक प्राध्यापक पद के लिए एमफिल पीएचडी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत है, उपाधि प्रदान करने वाले संबंधित संस्थान के तत्कालिक अध्यादेश उपविधि विनियमों द्वारा शासित होंगे। पीएचडी उपाधि धारण अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहला शर्त है केवल नियमित पद्धति से पीएचडी की उपाधि होनी चाहिए, पहली वाली। दूसरी, कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंधन का मूल्यांकन होना चाहिए। तीसरा है बेटा अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्यक्रम में से 2 शोध पत्र प्रकाशित किए हों, 2, और 2 में से कम 1 जो है वो संबंधित जर्नल में, मतलब यूजीसी के जो संबंधित जर्नल है उसमें पब्लिश होना चाहिए। तीसरा, अभ्यर्थी को अपने पीएचडी शोध कार्य से 2 पेपर संगोष्ठियों सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए हों। ठीक है, 2 जगह पे आपने प्रस्तुत किया हो, ऐसा होना चाहिए। और ड में आता है बेटा अभ्यर्थी का मौलिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो। ठीक है, ये सभी रूल्स उसमें होने चाहिए। उपयुक्त का और जो अड़ा है, ठीक है, को कुलपति, प्रतिकुलपति, संकाय अध्यक्ष, शैक्षणिक कार्य संकाय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड से अभिप्रेत हैं। एक स्नातक या अंडर ग्रेजुएट जो है न्यूनतम 50 होना चाहिए यदि कैटेगरी में है, यदि आप जनरल है तो 55% होना चाहिए। यदि आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है तो 5.5 से 6 को 75 से 100 समतुल्य मानेंगे, 4.5 से 5.49 को मानेंगे 65 से 74, 3.5 से 4.49 को मानेंगे 55 से 64 और 2.50 से लेकर के 3.49 को मानेंगे 45 से 54। ठीक है, तो ये समतुल्य प्रतिशत होती है जो फॉर्म भरते टाइम आपको इन पॉइंट्स को देखना होगा और उसी के हिसाब से आपकी मान्यता जो है वो कैटेगराइज होगी। ठीक है बेटा, तो ये एक वीडियो हमारा रहा जिसमें कौन सा सब्जेक्ट किस चीज के लिए एलिजिबल है उसको हमने आपको बताया है। ठीक है, तो इस वीडियो को देख करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और साथ में ये भी चीजें कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप किन सब्जेक्ट में पात्र हैं और क्या क्या सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिला सकते हैं। मगर ध्यान रहे बेटा, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिलाएंगे तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए पात्र हैं। जैसे मान लो मेरा बायोकेमिस्ट्री है और मैं मैं जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिलाना चाहता हूं, तो या तो मैं बायोकेमिस्ट्री में एग्जाम दिलाऊंगा या तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जूलॉजी में एग्जाम दिलाऊंगा। दोनों एग्जाम को एक साथ दिला नहीं सकता, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में जो भी बातें हमने बताई है वो आप सभी को क्लियर है, और क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि हमारे हर एक बच्चे को जो भी डाउट होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर के वो क्लियर हो। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बॉटनी का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम जूलॉजी के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम लॉन्च करेंगे आपके लिए फ्री कोर्सेज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।